प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत वीडियो में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का अध्ययन मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा के मूल्य का निर्धारण प्राचीन काल से होता आया है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में अपने विचार व्यक्त किए। वो क्या क्या विचार हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 1566 में जीन बॉडिन, जो एक फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सबसे पहले मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मुद्रा आप जानते ही हैं, परिमाण का तात्पर्य होता है मात्रा, तो मुद्रा की मात्रा से संबंधित है ये सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का कार्य करता है। और 1566 में सबसे पहले जीन बॉडिन, फ्रांस के अर्थशास्त्री द्वारा यह किया गया था, अर्थात प्राचीन काल से ये किया जाता है। 1691 में अंग्रेज़ अर्थशास्त्री जॉन लॉक तथा 1752 में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। 20वीं शताब्दी के अंदर इसकी व्याख्या इरविंग फिशर के द्वारा की गई। इसके बाद में मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या की। मुद्रा के आधुनिक परिणाम सिद्धांत की व्याख्या मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा की गई। इस बीच ही केन्स का सिद्धांत आ गया था, जिन्होंने मुद्रा की अपेक्षा राजस्व को अधिक महत्व दिया, मौद्रिक सिद्धांत की अपेक्षा राजस्व सिद्धांत पर बल दिया, और फिर वापस से मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा मुद्रा को महत्व दिया गया और उसके फलस्वरूप आधुनिक परिणाम सिद्धांत दिया गया। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है तथा मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो किनके बीच में संबंध देखता है? एक और मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के मूल्य में, और दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में संबंध इसके अंतर्गत देखा जाता है। जैसा हमने अभी बात की, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का सिद्धांत है। तो मुद्रा का मूल्य क्या है? मुद्रा के मूल्य से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय है एक देश में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की मुद्रा की शक्ति से। कुरिहारा नामक अर्थशास्त्री ने इसको समझाया है कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा की एक इकाई की खरीदने की शक्ति को हम मुद्रा का मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की मुद्रा की इकाई कौन सी? 1 रुपया मुद्रा के भारत की सबसे छोटी इकाई है, और इस 1 रुपये से जो क्रय किया जा सकता है वह मुद्रा का मूल्य है। तो रुपये यहाँ पे मुद्रा है, उसका मूल्य क्या है? 1 रुपये द्वारा जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। अतः मुद्रा का मूल्य कीमत स्तर से है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की दी हुई कीमतों पर मुद्रा की एक इकाई से खरीदा जाता है। मतलब कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी वो कीमतों के ऊपर निर्भर करता है। परंतु मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात जब कीमत स्तर बढ़ता है तो कम वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। इसके विपरीत जब कीमत स्तर गिरता है तो इससे अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ हम क्या करने वाले? मुद्रा के मूल्य के मापन को करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? कीमत स्तर ज्ञात करेंगे, और कीमत स्तर का विपरीत ही मुद्रा का मूल्य होता है। तो इस प्रकार कीमत स्तर को ज्ञात करके ही मुद्रा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं? क्यों प्राचीन काल से ही मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया? तो हम ये कहेंगे कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के लाभ या उसके महत्व क्या हैं। एक तो सबसे प्रथम रूप में हम इस कह सकते हैं कीमतों में परिवर्तन के मुख्य कारण की व्याख्या करता है। कीमत स्तर में परिवर्तन के वैसे तो कई कारण होते हैं, परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का परिमाण ही है। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री जिनके नाम उल्लेखनीय हैं वो हैं कैमरर और कैसल, क्योंकि इन्होंने विस्तार से इस चीज़ का विश्लेषण किया और ये देखा कि ऐतिहासिक रूप से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का महत्व इसलिए है क्योंकि इतिहास की कुछ घटनाओं से यह संबंध या ये सिद्धांत प्रमाणित होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए, उसमें से कुछ उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। जैसे स्वीडन के खोजकर्ता ने अमेरिका में चांदी की खानें खोजी। तो पहले चांदी के सिक्के चला करते थे, तो मुद्रा चांदी के रूप में होती थी। तब कई देशों ने इसका आयात किया। यूरोप के जिन देशों ने इसका आयात किया वहाँ चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में बनाए जा सके और चांदी के सिक्कों की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ गई और इससे कीमत स्तर भी ऊंचा हो गया। ऐतिहासिक रूप से ये चीज़ प्रमाणित होती है कि मुद्रा के परिमाण और मुद्रा के मूल्य अर्थात कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा के बीच में संबंध पाया जाता है। और मुद्रा की मूल्य तथा मुद्रा की मात्रा के बीच में किस प्रकार का संबंध है ये ऐतिहासिक रूप से भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम बीच में कई उदाहरण देखते हैं। अब हम 1896 का उदाहरण देखते हैं। 1896 में ट्रांसवाल में सोने की खानें मिलने पर स्वर्णमान वाले देशों में कीमत स्तर बढ़ गया जहाँ स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी। इसी प्रकार फिर हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। इसमें युद्ध के बाद जर्मनी में पत्र मुद्रा का अधिक प्रसार हुआ, जिसके कारण कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में धन खर्च किया गया विश्व युद्ध के दौरान और उसको पूरा किया गया पत्र मुद्रा के अधिक प्रसार के द्वारा। अधिक छापी गई पत्र मुद्रा, उससे क्या हुआ, मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। तो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कहते हैं कि थैले में मुद्रा लेकर जाते थे और हाथ में वस्तुएं लेकर आते थे। इतनी ज़्यादा कीमतों में वृद्धि हो गई थी जर्मनी में पत्र मुद्रा के अधिक प्रसार के कारण, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी। और फिर लोगों का विश्वास मुद्रा पे से उठ गया था क्योंकि मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक घट गया था। इसी प्रकार से दूसरे महायुद्ध का उदाहरण हम ले सकते हैं। तब भी युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए पत्र मुद्रा का अधिक प्रसार किया गया और कीमतों में इसमें बाद में वृद्धि के रूप में परिणति हुई दिखाई दी। दूसरा है कीमतों पर नियंत्रण में इसका बहुत अधिक महत्व है और वर्तमान में ये महत्व बहुत ही ज़्यादा हम देख सकते हैं कि किस तरह से आरबीआई जो पॉलिसीज़ बनाता है, मौद्रिक नीति हर साल घोषित की जाती है। अन्य देशों में भी वहाँ के केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं जिससे कीमतें नियंत्रित रहे, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। और इस सिद्धांत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर कीमतों को बढ़ाया जा सकता है तथा मुद्रा की मात्रा को कम करके कीमतों को घटाने का प्रयत्न किया जा सकता है। हालांकि कीमतों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक होते हैं, पर ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक अभी भी बना हुआ है और इसलिए घटाने का प्रयत्न किया जा सकता है। यदि मुद्रा की मात्रा कम करें तो कीमतों को घटाने का प्रयत्न किया जा सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य देशों के केंद्रीय बैंक इसके लिए कई उपाय अपनाते हैं जिससे मुद्रा की मात्रा को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोका जा सके, कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके।
तो ये चीज़ें इसलिए देख रहे हैं हम कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का आगे हम अध्ययन करेंगे। क्यों करें हम? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे कोर्स के अंदर ये दे रखा है, बल्कि इसलिए कि इसका महत्व क्या है, तो फिर हमको अधिक रुचिकर लगता है, कुछ मीनिंग समझ में आता है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा कीमतों पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है और इसमें बेनहम नामक अर्थशास्त्री के विचार विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। और उन्होंने बताया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की उपयोगिता यह प्रदर्शित करने में है कि स्पष्ट मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि और मुद्रा मूल्य में अत्यधिक कमी के बीच कारण परिणाम संबंध होता है। मतलब ये एक कारण हो जाता है और दूसरा उसका परिणाम होता है। तो इसलिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है इस प्रकार से। और साथ ही यह दिखाने में भी इसकी उपयोगिता है कि मुद्रास्फीति को रोकने का साधन मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि को रोकना है। जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह की जाती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था की जाती है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रसार हो जाता है और इस वजह से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो एक राजस्व नीति के टूल या उपकरण की वजह से मौद्रिक नीति को उसकी सहायता के अंदर आना पड़ता है। केन्सोत्तर अर्थशास्त्री, मतलब केन्स जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने राजस्व नीति का महत्व बताया, अर्थात सरकारी व्यय का महत्व, किसी भी सरकारी निवेश का महत्व किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार और उत्पादन बढ़ाने में किस प्रकार से है, ये बताया। उनके बाद के अर्थशास्त्री जो हैं वो कहलाते हैं केन्सोत्तर अर्थशास्त्री, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन। इसमें सबसे प्रमुख नाम है शिकागो यूनिवर्सिटी के मिल्टन फ्रीडमैन का। कीमत स्थिरतापूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास आदि उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा मौद्रिक नीति के महत्व को ये स्वीकार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम आगे की क्लासेस के अंदर, आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज बेरोजगारी की समस्या है, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है, आर्थिक विकास करके गरीबी मिटानी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करनी है, स्थिरता लानी है कीमतों के अंदर, मुद्रास्फीति को काबू में रखना है जिससे लोगों को अपनी आम ज़रूरतें की चीज़ें आसानी से मुहैया हो सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए, वर्तमान की सभी समस्याओं के लिए मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा मौद्रिक नीति के महत्व को मिल्टन फ्रीडमैन स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्तमान में भी बना हुआ है और वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और हमने देखा ऐतिहासिक रूप से इसकी प्रासंगिकता रही है और इसने सिद्ध किए अपनी उपयोगिता को, अपने महत्व को। इसीलिए हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाग 1 के अंदर हमने इसके मुख्य चीज़ों को देखा, जैसे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देखी, इसके महत्व को हमने देखा और इसके जो 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं उनकी हम बात करते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के 2 दृष्टिकोण हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है नकद सौदा दृष्टिकोण या फिशर समीकरण, कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच और फिशर्स इक्वेशन। अर्थात किसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है? सौदों के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए जो कैश या नकद के रूप में मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा किस तरह से मात्रा में परिवर्तन होने से कीमतों तथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है, उसको उन्होंने समीकरण या इक्वेशन के द्वारा दिखाया है। समीकरण, गणितीय समीकरण के द्वारा दिखाया है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब ये समीकरण जो है वो गणितीय रूप में जो हमारे आर्थिक संबंध हैं उनको व्यक्त करते हैं और गणित का उपयोग एक तरीके की एग्जैक्टनेस देता है। हमारे जो सिद्धांत हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो सिद्धांत होते हैं, उनको यदि हम अधिक साइंटिफिक तरीके से वास्तविक रूप में पढ़ना चाहते हैं,
पॉजिटिव साइंस के रूप में भी, इसकी व्यवहारिकता के रूप में भी इसका महत्व है, उस रूप में यदि हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये हमें बहुत ही अच्छे उपकरण प्रदान करते हैं। समीकरण या इक्वेशन या गणितीय रूप में इसका अध्ययन हमें बहुत सहायता प्रदान करता है, जो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में इतना नहीं है, और इसलिए अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग और उसकी क्वीन कहा है सैमुअलसन ने। दूसरा समीकरण है नकद शेष समीकरण, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन इत्यादि के द्वारा दिया गया और फिर केन्स के द्वारा भी दिया गया कैश बैलेंसेस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन। इसका अध्ययन फिर हम इसके बाद करेंगे। इन दोनों के अंदर ही विभिन्न समीकरण का अध्ययन किया जाएगा। तो अगले भाग के अंदर हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अगले भाग में हम नकद सौदा दृष्टिकोण या फिशर के समीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।